एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसरी फोटोबायोलॉजी के बारे में। और सेंसरी फोटोबायोलॉजी का मतलब ये होता है कि प्लांट में एक सेंसिंग कैपेबिलिटी होती है, किसके लिए? फोटो के लिए, मतलब कि लाइट के लिए। ठीक है, और इसी चीज की हम स्टडी करते हैं कि प्लांट लाइट को कैसे सेंस करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट अगर लाइट को सेंस करना चाहता है तो उसके पास रिसेप्टर की बहुत जरूरत होती है, और उसी रिसेप्टर को हम यहाँ पर प्लांट के सेंस में कहते हैं दे आर फोटो रिसेप्टर। बिकॉज नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मतलब नॉर्मल हम सिग्नलिंग पाथवे में देखते हैं कि कोई भी रिसेप्टर वो रिसीवर का काम करता है, वैसे यहाँ भी रिसेप्टर ही होगा, लेकिन क्योंकि लाइट को वो रिसीव करेगा इसलिए हम उसको नाम दे देंगे फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने देखा कि फोटो रिसेप्टर क्या कर सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर फोटो रिसेप्टर की बात करते हैं तो फोटो रिसेप्टर के पास कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो कि लाइट को सेंस करेगा। ठीक है, सो दे आर हैविंग द लाइट सेंसिंग पोर्शन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कितने टाइप के फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो फोटो रिसेप्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के लाइट को सेंस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि फोटो रिसेप्टर को अगर डिवाइड करना चाहें हम, तो सबसे पहले होता है कि ऐसे फोटो रिसेप्टर जो कि रेड या फार रेड लाइट को रिसीव करना जानते हो, ऐसा कैटेगरी कौन सा हो जाता है? ऐसे कैटेगरी वाले फोटो रिसेप्टर को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम। ठीक है, दे आर फाइटोक्रोम। और अगर हम बात करें ऐसे फोटो रिसेप्टर के बारे में जो कि ब्लू लाइट को रिसीव करना जानते हैं, तो ब्लू लाइट को रिसीव करने के लिए बहुत से अलग अलग फोटो रिसेप्टर हैं। जैसे कि एक हो गया क्रिप्टोक्रोम। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम। नेक्स्ट हो गया फोटोट्रोपिन, एंड नेक्स्ट इज जेटलूप फैमिली। ठीक है, ये जो जेटलूप फैमिली होता है ये एक्चुअल में जो साइकार्डियन रिदम है उसे भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो ब्लू लाइट में ये तीनों चले आते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका फीचर्स क्या क्या होता है, तो फीचर्स के मामले में देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग जो कि देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक आध टर्म आते हैं। जैसे कि पहला टर्म क्या आता है? पहला टर्म आता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, व्हाट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस? फोटोमॉर्फोजेनेसिस में मेनली हम इनका रोल देखते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि लाइट मीडिएटेड या लाइट के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स देना। ठीक है, यानी लाइट के बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट अगर लाइट को रिसीव कर रहा है और रिसीव करने के बाद वो अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इट इज शोइंग द फोटोमॉर्फोजेनेसिस इफेक्ट या फोटोमॉर्फोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या? मेनली जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म होता है कि कोई भी प्लांट अगर लाइट को देखकर, मान लीजिए कहीं एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट आ रही है, मान लीजिए दिस इज अ प्लांट। ठीक है, और अगर इस सोर्स से लाइट आ रही है तो ये प्लांट क्या करेगा? उसकी तरफ बेंडिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये प्लांट जो है यहाँ पर बेंडिंग इफेक्ट शो करने लगेगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। यानी टॉपिक मतलब होता है मूवमेंट एंड फोटो मींस इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब तो हो गया लाइट इंड्यूस्ड टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। इट मे बी अ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ भी शो कर सकता है या चेंजेस शो कर सकता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है फोटो मींस लाइट, मॉर्फोजेनेसिस मींस मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट डालना, एंड फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि इनकमिंग लाइट की तरफ जो है प्लांट किसी भी तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक केस आता है, मेनली अगर हम इन जनरल बेसिस पे बात करें, हम सबसे पहले अपना डिस्कशन जो है फाइटोक्रोम को लेके चलते हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम अभी हमने देखा कैसा रिसेप्टर है, इट इज दी रेड एज वेल एज फार रेड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो फोटो रिसेप्टर है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी चलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक प्लांट को, ठीक है, अगर एक प्लांट को आप डार्क में ग्रो करते हैं और साथ ही साथ लाइट में ग्रो करते हैं, तो दोनों में क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये कि जो डार्क में रहकर प्लांट जिस टाइप का ग्रोथ शो करता है उसे हम कहते हैं इट इज शोइंग दी इटियोलेटेड ग्रोथ। ठीक है, इटियोलेटेड ग्रोथ हम कहते हैं, या कहते हैं प्लांट में इटियोलेशन हो गया। और लाइट में कैसा होता है? लाइट में हम कहते हैं वो जो है डी इटियोलेटेड ग्रोथ शो कर रहा है। अब ये इटियोलेटेड ग्रोथ होता क्या है? सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक प्लांट जो कि बहुत ज्यादा डार्क में ग्रो कर रहा है उसके कॉटिलिडन जो होते हैं वो क्लोज्ड देखे जाते हैं। ठीक है, दे आर हैविंग द क्लोज्ड कॉटिलिडन। इतना ही नहीं, ये भी देखा जाता है कि इनमें जो है इनका जो ओवरऑल लीव्स होता है वो बहुत ही ज्यादा पेल येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, पेल येलो कलर। इनकी हाइट जो होती है वो अनयूजुअल जो है, इनका हाइट बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो प्लांट है उनका ओवरऑल जो इलोंगेशन है, ठीक है, इलोंगेशन जो है, स्टेम का इलोंगेशन वो बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, प्लांट थोड़े से वीक रहते हैं,
इतने मतलब कि स्ट्रांग नहीं रहते बिकॉज उनको लाइट की जरूरत है, उनको लाइट मिल नहीं रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो प्लांट डार्क में मेनली ग्रो हो रहे थे उनके अंदर क्लोरोफिल भी बहुत कम पाया जाता है, उतना क्लोरोफिल नहीं देखा जाता है जितना कि एक नॉर्मल प्लांट में देखने को मिलता है। ये सारे ग्रोथ जो ये सारे रिस्पॉन्स प्लांट मेनली कब शो करता है, जब वो डार्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यही सारे रिस्पॉन्स जो होते हैं जब वो लाइट में प्रेजेंट होता है तो बहुत अपोजिट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एक और यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल हुक का फॉर्मेशन हो जाना। एपिकल हुक क्या होता है? एपिकल हुक आपने देखा होगा, जो प्लांट डार्क में ग्रो होते हैं अपने अपने ऊपर वाले एपिकल पोर्शन को इस तरीके से हुक शेप में बनाने लगते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एपिकल हुक का फॉर्मेशन। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में क्या देखा जाता है कि प्लांट डीइटियोलेशन शो करता है। अब डीइटियोलेशन शो करता है तो उसके कॉटिलिडन क्या हो जाते हैं, पूरा अपोजिट इफेक्ट देखा जाएगा, ओपन कॉटिलिडन हो जाते हैं उनके, ठीक है, ओपन कॉटिलिडन। नेक्स्ट अगर देखा जाता है तो इनका इनका जो कलर होता है मेनली ग्रीन देखा जाएगा, पेल येलो कलर में नहीं देखे जाएंगे ये। स्टेम का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ स्टेम नॉर्मल रहता है, नॉर्मल स्टेम लेंथ। इतना ही नहीं, ये भी देखा जाता है कि इनमें क्लोरोफिल का अमाउंट भी अच्छा खासा रहता है, क्योंकि लाइट में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही फिनोटाइप शो करते हैं। और इतना ही नहीं, जो इनका एपिकल हुक का फॉर्मेशन हुआ था इसकी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग ऑफ एपिकल हुक, ठीक है। अब ये तो हो गई अच्छी खासी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज पूछने वाली है, जो नॉर्मली कोई भी एग्जाम पूछता है, वो ये है कि इटियोलेटेड प्लांट में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं एंड डी इटियोलेटेड में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये आ जाता है। इतना ही नहीं, इसको एक नाम भी दिया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो आप डार्क में ग्रोथ देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, इसको ऐसा नाम दिया जाता है। जबकि लाइट में ये सारे जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, इस चेंजेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो डार्क एंड लाइट का ओवरऑल रिस्पॉन्स है, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इसको रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है मेनली फाइटोक्रोम, ठीक है। तो अगर हम फाइटोक्रोम के बारे में देखते हैं, अबाउट द फाइटोक्रोम, तो फाइटोक्रोम एक बहुत यूनिक टाइप के फीचर्स को शो करता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रेड या फिर ये फार रेड लाइट को रिसीव कर सकता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ये मेनली आप कह सकते हो कि एक टाइप का फोटो रिसेप्टर है, लेकिन इसके पास अपना खुद का पिगमेंट होता है। तो हम इसे ये भी कहते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रोटीन, जिसके पास जो कलर है वो कौन सा है, वो है ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये ब्लू ग्रीन टाइप का, या ब्लू ग्रीन जो है पिगमेंट प्रोटीन की तरह भी रिगार्ड होता है, ठीक है, पिगमेंट प्रोटीन। तो ये एक टाइप का प्रोटीन है जिसका खुद का जो ओवरऑल पिगमेंट है वो है ब्लू या ग्रीन इन कलर, और साथ ही साथ जो है ये फोटो रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। अगर हम इसके फॉर्म के बारे में बात करें तो इसके फॉर्म दो टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। एक फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम रेड फॉर्म, ठीक है, एंड दूसरे को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका जो है अलग होता है, जैसे कि हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं PR फॉर्म, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं PFR फॉर्म। ये दो टाइप के फॉर्म पाए जाते हैं और इसी तरीके से जो है ये काम करता है। जैसे कि अगर हम इन जनरल देखें कि ये दो टाइप के फॉर्म क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि एक फॉर्म जो है क्या करता है, एक फॉर्म रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और दूसरा जो है फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, इस तरीके से। अब देखा ये जाता है कि ये जो ओवरऑल फाइटोक्रोम है ये डाइमर होता है, ठीक है, डाइमर फॉर्म में काम कर रहा होता है, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसके पास मेनली जो है क्रोमो प्रोटीन, मतलब ये एक क्रोमो प्रोटीन भी कहलाता है क्योंकि इसके पास क्रोमोफोर होता है जिससे कि ये लाइट को रिसीव कर सकता है। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज रिगार्डेड एज दी क्रोमो प्रोटीन, ठीक है, इसको हम क्रोमो प्रोटीन भी कहते हैं। अब अगर इन केस देखा जाए कि ये ओवरऑल तरीके से काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले होता यह है कि मान लीजिए फाइटोक्रोम का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो मान लीजिए दिस इज अ एन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक और फैक्टर पाया जाएगा और ये होगा सी टर्मिनल, ठीक है। इसी तरीके से ये डाइमर है तो क्या होगा, दो दो रहेंगे ये इस तरीके से, और ये रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखा ये जाता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सेंसर डोमेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंस करता है लाइट को। और इतना ही नहीं, ये वाला जो एरिया होता है इसे हम सी टर्मिनल के फॉर्म में जानते हैं। अब होता यह है कि जो ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो एरिया है,
ठीक है, ये वाला एरिया क्या करता है, ये एक्चुअल में क्रोमोफोर से बाइंड करता है, और जब ये क्रोमोफोर से बाइंड करेगा तो क्या कर पाएगा, ये लाइट को रिसीव कर पाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये इसी वाले एरिया में क्या करता है, इसी वाले एरिया में क्रोमोफोर बाइंड करता है, और क्रोमोफोर की बाइंडिंग की वजह से देखा जाता है कि ये इजिली जो है लाइट को रिसीव कर पाता है, और इस ढंग से जो है ये मेनली काम करता है। जो इसके पास अलग अलग डोमेन होते हैं उनका अलग अलग बेसिस पे काम होता है, जैसे कि इसके जो सी टर्मिनल होते हैं ये लोकलाइजेशन सिग्नल को दिखा रहे होते हैं कि ये कहाँ पे लोकलाइज होगा। ठीक है, तो लोकलाइजेशन को जो है ये मेनली दिखा रहे होते हैं। अब क्योंकि अगर ये सी टर्मिनल डोमेन यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब ये फिर उसके अलावा जो है लोकलाइज कैसे होगा, क्योंकि इनका काफी फंक्शन ऐसा भी देखा जाता है कि ये न्यूक्लियस में एंटर करते हैं उसके बाद काम करते हैं। तो सी टर्मिनल वाले एरिया में जो है अलग अलग डोमेन पाए जाते हैं, जैसे कि अगर थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊं आपको, तो इस वाले एरिया में जो है आपको देखने को मिलेगा PAS डोमेन, ठीक है, GAF डोमेन पाया जाता है, इसके अलावा फाई डोमेन पाया जाता है, जबकि इस वाले एरिया में जो है आपको PRD डोमेन पाया जाएगा। ठीक है, 2 PRD डोमेन हो सकता है, और इसके अलावा हिस्टिडीन काइनेज का भी डोमेन यहाँ पे HKRD करके हम लिखते हैं, ये भी डोमेन हो सकता है। तो इस ढंग से जो है ये पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो देखा जाता है, बट स्ट्रक्चर पे आई थिंक उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं इन जनरल अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम के 2 फॉर्म पाए जाएंगे, एक पाया जाएगा PR फॉर्म, ठीक है, और दूसरा होगा PFR फॉर्म। PR फॉर्म कितने मतलब कि कितने वेवलेंथ पे एब्जॉर्व किया जाता है, 665 से लेकर 668 नैनोमीटर के वेवलेंथ तक ये एब्जॉर्व किया जा सकता है, जबकि PFR की बात करें तो ये अप्रॉक्स एट 630 नैनोमीटर पे एब्जॉर्व किया जा सकता है। अब देखने को ये मिलता है, जब जो नॉर्मली अवेलेबल फॉर्म होता है, जो जिस फॉर्म में फाइटोक्रोम सिंथेसाइज होता है, ठीक है, सिंथेसाइजिंग फॉर्म जो होता है, सिंथेसाइजिंग सिंथेसाइजिंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है, ये हो जाता है PR फॉर्म। ठीक है, तो PR फॉर्म में ये सिंथेसाइज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए PR फॉर्म में ये सिंथेसाइज हुआ। ठीक है, अब PR फॉर्म क्या करता है, दिन के टाइम में इसको जो है रेड लाइट मिल रही होती है। ठीक है, रेड लाइट, क्योंकि ये PR है तो ये क्या करेगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो PR जो है रेड लाइट को रिसीव करके PFR में बदल जाता है, और PFR क्या करता है, जब लाइट प्रेजेंट नहीं रहता है तो उस टाइम पे इसको जो अवेलेबिलिटी मिलती है वो मिलती है फार रेड की, फार रेड लाइट की, जिसकी वजह से PFR PR में बदल जाता है। तो डे टाइम में ये हो रहा होता है एंड नाइट टाइम में ये केस हो रहा होता है। अब देखने को ये मिलता है कि ये डे टाइम में ये केस तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, और नाइट टाइम में इसको हम डार्क रिवर्जन भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दिन के टाइम में, डे टाइम में जो है PFR का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये जो एक्यूमुलेशन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रेस्पॉन्सेस, और ये रेस्पॉन्स कौन सा हो सकता है, ये रेस्पॉन्स फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा सकता है। ठीक है, जेनेसिस जो है ये करवा सकता है। तो इस ढंग से ये मेनली काम करते हैं, क्योंकि PFR फॉर्म जो है एक्चुअल में यहाँ पर एक्टिव फॉर्म माना जाता है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, एंड PR फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म रिगार्ड किया जाता है। इसीलिए आपको मैक्सिमम जो, नॉट ऑल फंक्शन बट मैक्सिमम फंक्शन आपको PFR फॉर्म में ही देखने को मिलेगा जब भी हम बात करेंगे PFR के बारे में। ठीक है, यानी फाइटोक्रोम के बारे में। अब होता यह है कि अगर हम यहाँ पे अगर इन जनरल बात करें तो PR से PFR बनना ये मेनली क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो हम एक्चुअल में ये कहते हैं कि जो PR है ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, आइसोमराइज हो जाता है इनटू PFR फॉर्म। तो आप बोल सकते हो कि PR इज द आइसोफॉर्म ऑफ द PFR। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि कौन किसका आइसोफॉर्म है। ठीक है, तो PR जो है आइसोमराइज होकर PFR में बदल जाता है, और PFR फॉर्म में मेनली ये काम कर रहा होता है। अब अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें, फाइटोक्रोम के भी टाइप होते हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम टाइप। अब अगर आप देखते हो फाइटोक्रोम के टाइप के बारे में, तो देखिए पहले तो सबसे पहले जो है जो जीन्स काम करती है, जीन्स को यहाँ पे बोला जाता है फाई जीन्स। ठीक है, और ये जो फाई जीन्स है इसने क्या किया है, इसने अलग अलग टाइप के फाइटोक्रोम को कोड किया है, जैसे कि एक को हम बोलते हैं फाइटोक्रोम A, एक है B, C, D एंड E। इतने टाइप के फाइटोक्रोम को
एक्चुअल में 5 जीन कोड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो हम जो है पहले टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 फाइटोक्रोम कौन से हैं, ठीक है, फाइटोक्रोम। तो टाइप 1 फाइटोक्रोम मेनली कौन से हैं? टाइप 1 फाइटोक्रोम का एग्जाम्पल बनता है जिसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम ए, ठीक है। फाइटोक्रोम ए एक ऐसा फाइटोक्रोम है जो कि डार्क में फंक्शन करता है, ठीक है। इट फंक्शन इन डार्क। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। इट इज लाइट सेंसिटिव, क्योंकि अगर लाइट की प्रेजेंट है तो देखा ये जाता है कि ये डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि लाइट लबाइल है, यानी फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें। या फिर ये लाइट सेंसिटिव है, चाहे सेंसिटिव बोलिए या लबाइल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि लाइट में स्टेबल रहकर क्या करता है, जो भी आप ग्रोथ देखते हो, मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस के बारे में। तो जितना भी डार्क में जो भी ग्रोथ प्लांट शो कर रहा था, वो सारे के सारे ग्रोथ जो है इस 5A के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। और अगर हम बात करें कौन सी लाइट इसको एक्टिवेट करती है, तो हम ये बोलते हैं इट गेट एक्टिवेटेड बाई पी, दैट इज फार रेड, ठीक है। फार रेड लाइट के थ्रू जो है ये एक्टिवेट होता है। अब अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 फाइटोक्रोम, तो टाइप 2 फाइटोक्रोम में जो रेस्ट फाइटोक्रोम रह गए हैं वो सारे के सारे चले आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम कहें तो फाइटोक्रोम बी, सी, डी और ई चला आएगा, ठीक है। जिसमें से मोस्ट अबंडेंट जो होता है, मोस्ट अबंडेंट, वो होता है फाइटोक्रोम बी। फाइटोक्रोम बी जो है सबसे ज्यादा अबंडेंट माना जाता है, और इनका एक्टिवेशन जो है रेड लाइट के थ्रू होता है। तो दे गेट एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट, ठीक है। और एज बिकॉज ये दिन के टाइम में काम कर रहे हैं, मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं लाइट स्टेबल। तो दिन के टाइम में जो भी काम हो रहा होता है ये इनकी मदद से ही हो रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोल लीजिए या फिर डी इट्यूलेशन कह लीजिए, डी इट्यूलेशन, उसके पीछे यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इटियोलेशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इटियोलेशन के पीछे फाइटोक्रोम ए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये कहानी थी टाइप ऑफ फाइटोक्रोम के बारे में। अगर हम फंक्शन देखना चाहें कि क्या क्या फंक्शन जो है फाइटोक्रोम परफॉर्म कर सकता है, तो फंक्शन में अगर हम बात करते हैं तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस इसका मेन फंक्शन हो गया, फ्लावरिंग में मदद करता है, इसके अलावा सीड जर्मिनेशन में भी मदद कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी रिगार्डिंग द फाइटोक्रोम बेसिक के बारे में, ये कैसे काम करता है, ऑल्दो हमने थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया। अब इसका मोड ऑफ एक्शन भी आता है। मोड ऑफ एक्शन अगर हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन फॉर्म में अगर मोड ऑफ एक्शन लेना चाहें तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सम फैक्टर्स। पहले हम प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। प्लेयर्स के मामले में चले आते हैं HY5। HY5 ये किसकी तरह काम करता है? HY5 एक ऐसे फैक्टर की तरह काम करता है जो कि एक्चुअल में यहाँ पे सिग्नलिंग को रेगुलेट करेगा। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है? ये रेगुलेशन एक पॉजिटिव मैनर में होता है बिकॉज इट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसके बाद यहाँ पे आता है कुछ और फैक्टर जिसे हम बोलते हैं COP1, ठीक है। COP1 इज द कंस्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक 1। ये क्या होता है? ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। कॉपन का ये एक बाइंडिंग पार्टनर होता है जिससे हम बोलते हैं SPA1। कॉपन और SPA1 ये दोनों के दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं PIF, जिसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर। फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर ये एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, नेगेटिवली रेगुलेट करता है। अब होता क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले मान लीजिए एक लाइट कंडीशन है, ठीक है, यानी डे कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। डे कंडीशन ले सकते हैं हम। मान लीजिए डे है यानी लाइट की प्रेजेंस है। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, मान लीजिए फाइटोक्रोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, PR फॉर्म प्रेजेंट है, और लाइट मिलेगी कि किसमें चेंज जाएगा, ये चेंज जाएगा PFR फॉर्म में, ठीक है। और PFR फॉर्म क्या करता है, अगर इन केस हम यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाना चाहें तो इस ढंग से ये हमने बना लिया न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा एरिया हमने सेल का बना लिया, ठीक है, इस ढंग से कुछ। तो होता ये है एक्चुअल में कि जो PR है वो PFR में बदल जाता है। अब ये PFR क्या हो गया, ये PFR आपको पता है ये एक टाइप का एक्टिव फॉर्म हो गया। तो ये करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, दिस इज न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या करता है, ये न्यूक्लियस में जाने के बाद इसका 2-3 मेन काम होता है। पहला मेन काम क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये PIF को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि अभी हमने कहा था ये नेगेटिव रेगुलेटर है। और दूसरा क्या करता है ये कि न्यूक्लियस के अंदर जो है COP1 और SPA1 इन दोनों के फंक्शनिंग को रोक देता है। और इतना ही नहीं, COP1 को जो है यहां से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक्सपोर्ट कर देता है। और COP1 चला गया कहां पे, ये रहा साइटोप्लाज्मिक एरिया, ठीक है, यहां पे चला जाता है। अब अंदर की तरफ क्या हुआ, अंदर की तरफ एक्चुअल में यहां पर HY5 फ्री रहता है। क्यों? क्योंकि जब PFR प्रेजेंट नहीं था तो हो ये रहा था कि HY5 को COP1 पकड़ के डिग्रेड कर दे रहा था, लेकिन जैसे ही PFR यहाँ पे प्रेजेंट रहा उसने COP1 को इनहिबिट करके उसको बाहर भेज दिया, उसको मतलब HY5 पे काम नहीं करने दिया। अब HY5 क्या है, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या करता है, एक्टिव होने के बाद ये उन सारी जीन्स का एक्टिवेशन करता है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगी, ठीक है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगी। अब आपको पता है क्योंकि डे टाइम है, प्लांट को लाइट मिलेगी तो क्या करेगा, वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा ही कंडीशन हम अभी फिलहाल में फिर से अगर एज्यूम करते हैं कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐसा ही हम राइज करते हैं, ये एक और ले लिया हमने कंडीशन, लेकिन इस बार हमने कंडीशन लिया है किसका, कि अगर डार्क है तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज द डार्क कंडीशन, यानी नाइट की बात कर रहे हैं। अब डार्क में क्या होता है, डार्क में PR तो प्रेजेंट है, लेकिन PR को रेड लाइट नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, ये PFR में नहीं बदल पाता है। और PR क्या करता है, PR जो है एज इट इज बड़ा रहता है इनएक्टिव फॉर्म में साइटोप्लाज्मिक एरिया में। अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना देते हैं इस तरीके से। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें कौन प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट है HY5, लेकिन इस बार कुछ और यहाँ पे हो रहा होता है, जैसे कि COP1 एंड SPA1, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर HY5 को डिग्रेड करते हैं with the help of 26S proteasomal pathway, 26S डिग्रेडेशन पाथवे से। और बार बार जो है HY5 डिग्रेड हो जाता है। और ये डिग्रेडेशन पाथवे क्यों काम करता है, बिकॉज COP1 इज द E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। अब होता क्या है, अब इसकी वजह से क्या होता है, PIF अकेला यहाँ पर काम कर रहा होता है, और PIF आपको पता है नेगेटिव रेगुलेटर है, तो क्या करता है PIF यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस वाली जीन को रोक देता है, ठीक है, और साथ ही साथ उन सारी जीन्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाएगा। तो इसीलिए अगर प्लांट अंधेरे में प्रेजेंट है या डार्क में प्रेजेंट है तो वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करता है रेदर देन द फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और ये थी इनके मोड ऑफ एक्शन की कहानी कि फाइटोक्रोम एक्चुअल में कैसे काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि कब कौन सा फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर रहता है, कब कौन सा फॉर्म बाहर रहता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि COP1 एंड SPA1 न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जब डार्क रहता है, और जब लाइट प्रेजेंट है तब COP1 न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि DBT में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं अभी सॉल्व करवाने वाली हूँ सारे DBT से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम जीन इन Arabidopsis thaliana इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपोकोटाइल इलांगेशन, फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन। अभी मैंने आपको फाइटोक्रोम का फंक्शन बताया था। इन जनरल जो फाइटोक्रोम होते हैं वो हाइपोकोटाइल के इलांगेशन में, फ्लावरिंग में एज वेल एज सीड जर्मिनेशन में मदद करते हैं। तो यहाँ पर बी बोला है CDE, जिसमें से कि सबसे ज्यादा अबंडेंट और एक्टिव जो है, एक्टिव फॉर्म में काम जो करता है वो होता है फाइटोक्रोम बी। सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया, विच क्लासेस ऑफ फाइटोहार्मोन इज हाईली अबंडेंट इन इटियोलेटेड सीडलिंग एंड इज ऑल्सो हीट लाइट लबाइल। अब देखिए यहाँ पर अबंडेंट भी बोला गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किस अबंडेंस की बात की गई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट ला दिया है। इटियोलेटेड सीडलिंग में कौन सा होता है, अब आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए हमने बोला था इटियोलेशन में कौन होता है, इटियोलेशन में फाइटोक्रोम ए होता है, फाइटोक्रोम बी तो डी इटियोलेशन में है, दैट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस में है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटियोलेशन बोला है और हीट लबाइल भी बोला है। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि लाइट सेंसिटिव भी कहते हैं या फिर इसको लबाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, थर्ड। फाइटोक्रोम ए जो है वो अबंडेंट पाया जाता है इटियोलेटेड सीडलिंग या इटियोलेटेड प्लांट में, और साथ ही साथ ये लाइट लबाइल भी होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर परसीव द ब्लू लाइट इन द प्लांट।
ब्लू लाइट जो है प्लांट में कौन सा रिसेप्टर जो है रिसीव करता है। तो देखिए अगर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ दो दो ऑप्शन है, ठीक है। फाइटोक्रोम जैसे मैंने बताया आपको रेड एंड फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में ब्लू लाइट रिसीव करता है, लेकिन हम इसको इन जनरल लेके नहीं चलते, क्योंकि ब्लू लाइट रिसीव करने वाले और भी दो फोटो रिसेप्टर है, दैट इज क्रिप्टोक्रोम एंड फोटोट्रोपिन। तो दोनों के दोनों ही ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि एक ही आंसर दो तो एक ही आंसर, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर की तरह रिगार्ड होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फिर भी एक ही सिर्फ आंसर देना हो तो हम लाइक ज्यादा एक्यूरेटली हम क्रिप्टोक्रोम के साथ जाएंगे, बिकॉज क्रिप्टोक्रोम जो होता है प्रीडोमिनेंट तरीके से मैक्सिमम टाइम फॉर ब्लू फोटो रिसेप्टर की तरह रिगार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोटोट्रोपिन रिगार्ड नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसलिए मेरी तरफ से तो आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए, और अगर कोई एक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि नहीं फिर भी एक ही बताओ, तो वी कैन गो विद द क्रिप्टोक्रोम, ठीक है। तो इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लिए जो कि सेंसरी फोटो बायोलॉजी से आए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ